नमस्कार दोस्तों। यह करंट अफेयर की सीरीज है जिसमें हम लगभग 2500 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये 2500 क्वेश्चन आपके विगत एक वर्ष के से रहेंगे। यह सीरीज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम के लिए काफी उपयोगी रहेगी। यह सीरीज यूपीपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर मैगजीन जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी, पीआरएस और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अखबारों व सरकारी पोर्टल से इसका डाटा संकलित किया गया है। यह संपूर्ण सीरीज 20 भागों में रहेगी जिसमें संक्षिप्त और परीक्षा केंद्रित डाटा को ले लिया गया है। हर विषय को बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है जिससे आप अंतिम समय में पूरे करंट अफेयर को तेजी से और प्रभावी ढंग से दोहरा सकेंगे। इससे क्या होगा, इससे जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपका रिकॉल बढ़ेगा, रिटेंशन बढ़ेगा और प्रश्नों को हल करने की सटीकता में सुधार होगा। चलिए आइए बिना समय को गवाए हुए हम पूरी करंट अफेयर की सीरीज को देखते हैं। यह करंट अफेयर सीरीज का पहला पार्ट है। इस तरीके से 20 भाग और आएंगे। उन 20 भागों में लगभग हम 2500 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे और वह 2500 क्वेश्चन से हम बहुत ज्यादा डाटा फैक्ट्स कवर कर लेंगे जो आपकी परीक्षा को लिए पर्याप्त होंगे। आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारे को हाल ही में देखने को मिलेगा 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में आपका बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ। इस बिम्स्टेक सम्मेलन में हम पहली स्लाइड्स में अपने देखेंगे कि हमारे सात महाअध्यक्ष यानी कि सबसे प्रमुख किसी राज्य के, किसी देश के अगर कोई होता है तो वह इस बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेंगे। इन सभी का आपको नाम याद करने की जरूरत है क्योंकि यह नाम आपके यूपीपीएससी आरओ एआरओ जो 2023 का परीक्षा की फरवरी में 11 फरवरी में वहां से क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तभी वहां पे आपका G20 सम्मेलन भी हो रहा था। तो भारत में G20 सम्मेलन में अलग अलग देशों से आपके किन लोगों ने नेतृत्व किया था या किन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था G20 सम्मेलन में, उन लोगों का नाम पूछ लिया था। तो यहाँ से भी हमें वहां से सीख मिलती है कि यूपीपीएससी अब इस प्रमुख सम्मेलन में कहाँ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पूछ सकता है। तो जल्दी से आप इस स्लाइड्स को देख लेंगे कि इस स्लाइड्स में आपका महामहिम प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने पार्टिसिपेशन किया था। कहाँ से? बांग्लादेश से। भूटान के साम्राज्य प्रधानमंत्री महामहिम दाशो सेरिंग टोब्को ने पार्टिसिपेशन किया था। वहीं हमारे भारत से श्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेशन किया था। वहीं ये वरिष्ठ जनरल मिन आंग हाइंग हैं। ये कौन है? ये म्यांमार संघ गणराज्य के प्रधानमंत्री व राज्य प्रशासन परिषद के अध्यक्ष हैं। नेपाल से किसने पार्टिसिपेशन किया था? तो नेपाल के प्रधानमंत्री महामहिम केपी शर्मा ओली ने पार्टिसिपेशन किया था। वहीं श्रीलंका के किसने किसने पार्टिसिपेशन किया था? तो श्रीलंका से पार्टिसिपेशन प्रधानमंत्री महामहिम डॉक्टर हन्नी अमरसुया ने किया था। वहीं थाईलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री पेंटोंगाटन सिनवात्रा ने थाईलैंड की तरफ से पार्टिसिपेशन किया था। यह बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह बिम्स्टेक सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। अब इसके आधार पर हम बिम्स्टेक सम्मेलन की प्रमुख आधार पर जो पॉइंट बनते हैं उन पे एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, 4 अप्रैल 2025 को यह सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ था। यह सम्मेलन का मुख्य विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। इस सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया। चौथा कथन है, बिम्स्टेक का अध्यक्षता आधिकारिक रूप से बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस को सौंपी गई। पांचवा स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया और बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 21 सूत्री कार्य योजना को प्रतिबद्ध किया। यह 5 बिंदु हैं जिससे आपके बिम्स्टेक सम्मेलन, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की सभी महत्वपूर्ण बातें कवर कर ली गई हैं। इसमें से 2 कथन आपके पर्याप्त हैं जो सवाल आपके पीसीएस या आरओ एआरओ या पीसीएस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन 5 पॉइंटों को कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि इन्हीं 2 पॉइंटों से आपका वो सवाल बन सकता है। तो सबसे पहला कहाँ आयोजन हुआ था? तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये बिम्स्टेक छठा सम्मेलन बैंकॉक में हुआ था। ये बैंकॉक कहाँ पर है? थाईलैंड में है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय यही था, बिम्स्टेक सम्मेलन लचीला और खुला है। इस सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया। यह भी सही है क्योंकि बैंकॉक विजन 2030 को इसलिए अपनाया गया है क्योंकि बैंकॉक जो है वो साउथ एशिया में अपना डेवलप करेगा और इससे बाकी की जगहों के यूरोप और चाइना का इस पे इन पे निर्भरता कम होगी जिससे कि भारत और साउथ एशिया के लोग समीप आ सकेंगे। बिम्स्टेक की अध्यक्षता आधिकारिक रूप से बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस को सौंप दी गई है। ये अगले बिम्स्टेक सम्मेलन की बात कर रहा है तो उनको सौंप दी गई है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सूत्री कार्य योजना को
प्रतिबद्ध किया है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सही है। तो इसका आंसर सभी कथन सही है, बिल्कुल डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 मार्च 2025 को भारत सरकार ने किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की? तो आप सभी को पता होगा, एक अभी एक हाल ही में इस श्रीलंका, जापान, म्यांमार, सीरिया में किसी एक में आपको नाम बताना पड़ेगा कि यह कहां पर आपका एक भूकंप आया। तो भूकंप आने के बाद कहाँ, किस जगह भूकंप आया जहां पे भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया होगा? तो इसका आंसर है म्यांमार। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, म्यांमार। म्यांमार इसका आंसर है, क्योंकि म्यांमार में एक भूकंप आया जिसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी। और यह भूकंप कहाँ कहाँ आया? यह भूकंप म्यांमार के साथ साथ आपके थाईलैंड में भी पहुंचा था। तो हाल ही में भारत द्वारा चलाए गए प्रमुख मानवीय सहायता आपदा राहत ऑपरेशन की भी हम बात कर लेते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ऑपरेशन सद्भावना भारत ने चलाया था। ये किसके लिए चलाया था? दक्षिण पूर्व एशिया में टाइफून यागी आया था, जो वियतनाम और लाओस को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। ऑपरेशन संजीवनी ये भी चलाया गया था। ये किस लिए चलाया गया था? क्योंकि आपने देखा होगा पीसीएस और आरओ विगत 4-5 साल पहले के ऑपरेशन पूछते हैं, तो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो भारत ने मालदीव को आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा आपूर्ति कराई थी कोविड-19 के दौरान, इसलिए वहां पे 24 ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था। कहाँ के लिए? मालदीव्स के लिए। और टाइफून ये कहाँ के लिए चलाया गया था? तो वियतनाम और लाओस को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए। तो ऑपरेशन सद्भावना वियतनाम और लाओस, ऑपरेशन संजीवनी मालदीव के लिए। ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन वनीला जो चलाया गया था, ये कहाँ चलाया गया था? मेडागास्कर में जो चक्रवात आया था उसके लिए चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री, समुद्र मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। तो ये इंडोनेशिया में भूकंप में जब आया था उसके लिए ये चलाया गया था भारत की ओर से। ऑपरेशन इंसानियत, ये बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी संकट के दौरान बांग्लादेश को राहत सामग्री प्रदान की गई थी। ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन मैत्री नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद प्रभावी लोगों की सहायता थी। तो आपको ये सारे ऑपरेशंस पता होने चाहिए। ये विगत सालों के कुछ ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए गए थे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2025 में कहां आयोजित वार्ता के बाद रूस और यूक्रेन ने काला सागर में नौसेना युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की? देखिए ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में है ना रूस और यूक्रेन के से पक्का क्वेश्चन आना ही है। और वह क्वेश्चन वार्ता को लेकर आएंगे, क्योंकि कई बार वार्ता विफल भी रही है और कई बार दोनों लोग शामिल भी हुए हैं। तो ये मार्च 2025 की वार्ता के बारे में है, जहां रूस और यूक्रेन ने काला सागर में नौसेना युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है, रियाद हो जाएगा। रियाद में दोनों देशों ने क्या किया है? वार्ता के लिए बाद रूस और यूक्रेन ने काला सागर में सिर्फ ध्यान रखना, काला सागर में नौसेना युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की थी। वैसे युद्ध चल रहा है और अब भी चल रहा है इन दोनों की तरफ से। तो रियाद जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहां से आपका एक और इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। वह इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि ब्लैक सी जो है, काला सागर जो है, इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है? तो रियाद की आपको पता होना चाहिए कि इसका उत्तर में सीमा जो लगती है वो यूक्रेन और उत्तर पूर्व रूस से लगती है। पूर्व में जॉर्जिया से लगती है और दक्षिण में तुर्की से लगती है और पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया से लगती है। इसकी ट्रिक भी हम कई बार अपने स्टूडेंट्स को बता चुके हैं कि ब्लैक सागर की जो याद करने की ट्रिक है किन देशों से लगती है, उसको आप एक बार देख सकते हैं वीडियोस में। 28 मार्च 2025 को 7.7 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप किस देश में आया था? तो 28 मार्च को 2025 को बहुत ज्यादा भूकंप आया था। इस भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आपको दक्षिण एशिया में काफी हानि मिली थी। किस देश में मिली थी? तो आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है, म्यांमार इसका आंसर है। तो म्यांमार में ये कहाँ आया था ये भी हम देख लेते हैं, किस किस टेक्टोनिक, क्योंकि हमको पता है भूकंप जो होता है टेक्टोनिक प्लेट को टकराने से आता है। तो इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों टकराने की वजह से क्या हुआ था कि यहाँ पे एक प्लेट का ओवरलैप और कंपन हुआ, जिसकी वजह से म्यांमार, ये इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट आपकी इस तरफ है, यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट क्या हुआ? दोनों प्लेट्सों का टकराव हुआ, जिसकी वजह से ये 7.7 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। और ये 7.73 का भूकंप इतना खतरनाक था कि इसमें अंदाजा लगाया जाता है कि 4,000 लोगों से ज्यादा
लोग मारे गए हैं और काफी ज्यादा लोगों की क्या हुई है, लाइफ अफेक्ट हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में पहली बार 1 अरब टन से अधिक कोयला उत्पादन कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इसका कारण बताया जा रहा है, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 1047.57 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है, 5% अधिक है। विकल्प क्या है इसमें से, आपको बताना है कि ए सही है, आर सही है, या किसका एक्सप्लेनेशन सही है। तो बिल्कुल इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली बार 1 अरब टन की पहली बार कोयला उत्पादन में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये अभी भारतीय रिजर्व बैंक का एक दिवस मनाया गया था 1 अप्रैल को, तो उसके आधार पर ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 में की गई है। भारत रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और ये स्टेटमेंट सही है। भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थित था, जिसे 1937 में मुंबई में स्थानांतरित किया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1950 में हुआ, ये देखना होगा। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्रीकांत दास भी है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ए बी डी ऑप्शन ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन सी क्यों गलत है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1950 में नहीं हुआ था, जबकि भारतीय राष्ट्रीयकरण बैंक का रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इनका रिजर्वेशन का हुआ था 1 जनवरी 1950। 1950 में नहीं हुआ था, 1949 में हुआ था, राइट। तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1950 में नहीं हुआ था। तो इसमें से कथन सही नहीं है, पूछा था आपसे, तो कथन सही नहीं है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हो चुकी है, उसमें से आपको बताना क्या स्टेटमेंट सही है, क्या स्टेटमेंट गलत है। तो इस रैंकिंग में व्यापक 5 विषय क्षेत्रों में 55 अलग अलग विषयों को शामिल किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है, इस रैंकिंग में भारत के 9 विश्वविद्यालय और संस्थानों ने दुनिया के शीर्ष 50 में अपनी जगह बनाई है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि 5 व्यापक विषय बनाए गए थे और 55 अलग विषयों को शामिल किया गया था। इस विषय को भी हम डिटेल वाले जो करंट अफेयर आएगा हमारा थ्योरेटिकल वाला, उसमें कवर कर लेंगे, लेकिन विगत क्वेश्चनों में से इसमें से आया नहीं है, इसलिए इसमें इतनी जितनी महत्वपूर्ण बात पूछी गई थी उस आधार पर हमने इसका आंसर ले लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दोनों ही ठीक है, केवल 1 नहीं, केवल 2 नहीं, दोनों ही ठीक है, 1 और 2 दोनों, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ तथा भारतीय सेना ने 3 और 4 अप्रैल 2025 को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सैन्य संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, इन मिसाइल परीक्षणों को पोखरण राजस्थान से किया गया है। उपयुक्त दोनों में से कौन सही नहीं, कौन से कथन सही है। तो सही कथन बताने हैं आपको, स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 में से। तो देखो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ठीक है, डीआरडीओ भारतीय सेना ने ही किया था, मध्यम दूरी से सतह में, ये ध्यान रखना मध्यम दूरी की है, ये सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से हवा में मार दूरी करने वाली ये मध्यम दूरी की मिसाइल का संस्करण का 4 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। लेकिन क्या ये पोखरण में किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पीसीएस 2024 में भी देख लिया होगा कि यहाँ पे मध्यम दूरी वेट को लेकर तक का क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि उसका वेट कितना है। तो ये पोखरण का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस मिसाइल का परीक्षण पोखरण में नहीं किया गया था, यह गलत है। इसका परीक्षण उड़ीसा के समुद्री तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया था। तो पोखरण राजस्थान में नहीं किया गया था, यहाँ पर किया गया था परीक्षण उड़ीसा में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा। ये कह रहा है इनियोकोस 2025 अभ्यास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह ग्रीस की हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, यह ग्रीस की हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक
बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह अभ्यास 31 मार्च 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस के एडवेडा एयर बेस पर आयोजित किया गया है। तो आपको ये बताना पड़ेगा। देखो, यह इनिकोस जो है ना, ये बहुत ही फेमस है। यह एक वार्षिक नहीं है, यह द्विवार्षिक है। ये 2 वर्ष में एक बार होता है। तो यहीं से हमें पता पड़ गया कि ये स्टेटमेंट 1 तो गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 2 आपका सही है, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये जो इनिकोस 2025 है, एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। इसमें भारतीय वायुसेना ने भी अभ्यास में भाग लिया था। और क्या पार्टिसिपेशन किया था भारतीय वायुसेना की तरफ से? भारतीय वायुसेना के दल में सुकोई 30M के लड़ाकू विमान, IL-78 एयर टैंकर है जो कि, और C-17 स्मारक परिवहन विमान शामिल किए गए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस है। ये कहाँ किया गया था? ये ग्रीस के, ये याद रखना आप लोग, ये ग्रीस में आयोजित किया गया था, ग्रीस के एयर एंड्राविडा एयर बेस पर। ठीक है, और ये कितना प्रोग्राम है? ये द्विवार्षिक प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न अभ्यास टाइगर टाइम 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिसैन्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR जिसे बोलते हैं अभ्यास है। इसका चौथा संस्करण 1 से 3 अप्रैल 2025 तक भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था। इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया था और 1 से 3 अप्रैल 2025 तक भारत के पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित किया था। अगर आपसे पूछा गया है टाइगर टाइम फॉर कहाँ आयोजित किया था, तो टाइगर टाइम फॉर जो आयोजित किया गया था वो भारत के पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित किया गया था। लेकिन स्टेटमेंट जो 1 है इसका, वो आप देखना पड़ेगा कि ये 1 से 3 अप्रैल 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसैन्य मानवीय सहायता है। तो त्रिसैन्य मानवीय सहायता आपदा तो है ये, लेकिन ये किसके बीच में है? भारत और अमेरिका के बीच में। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरीके के पीसीएस क्वेश्चन पूछ रहा है और पीसीएस भी क्या कर रहा है? आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नहीं है, ये भारत और अमेरिका के बीच का है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच का ये सम्मेलन है, ना कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के। तो इसी तरीके की गलती आपसे पीसीएस 2025 और पीएससी आरओ 2023 भी गलती करा सकता है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच में है। तो अभ्यास टाइगर टाइफून भारत और अमेरिका के बीच में, चौथा संस्करण भारत के पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित हुआ है। यही 2 महत्वपूर्ण बातें जो आपको दिमाग में याद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य SP95-4 शकरकंद की किस्म के बारे में सही नहीं है? देखिए, अभी है ना SP95/4 शकरकंद जो पाई गई है, ये बहुत ही उपयोगी शकरकंद है। तो इसमें से आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यह किस्म प्रति 100 ग्राम में लगभग 8 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन प्रदान करती है, जो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ये दूसरा स्टेटमेंट है, इस किस्म का औसतन कद वजन लगभग 500 ग्राम होता है, जो इसे व्यावसायिक रूप से अधिक लाभकारी बनाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, इसकी खेती का लक्ष्य वर्ष 2025 तक अट्टापड़ी क्षेत्र में 100 एकड़ तक विस्तारित करना है। चौथा स्टेटमेंट है, इस परियोजना को इंद्रधनुष आहार पुनर्जीवन जैसी पहलों के अंतर्गत विकसित किया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा इसके बारे में सही नहीं है। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इस किस्म का औसतन कंद वजन लगभग 500 ग्राम नहीं होता है। तो इसका जो इसे व्यावसायिक रूप से अधिक लाभकारी बनाता है, ये स्टेटमेंट इसका पूर्ण रूप से गलत है। इसमें क्या है आपका? यह किस्म औसतन कद वजन लगभग 500 ग्राम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 27 मार्च 2025 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल पेस्ट कर लीजिए जहां आप बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। 27 मार्च 2025 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने गाइया नामक अंतरिक्ष मिशन को बंद करने की घोषणा की है। गाइया अंतरिक्ष मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वर्ष 2013 में ये गाइया को स्टार्ट किया गया था, जिसको अब यूरोपियन एजेंसी ने क्लोज कर दिया, स्पेस एजेंसी ने। निम्नलिखित में से कौन का कथन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY थर्ड के अंतर्गत अप्रैल 2022 में घोषित परियोजना के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपको पता होगा अभी इस योजना में क्या किया गया है, कुछ चीजें की मंजूरी दी गई है। तो आपसे पूछा गया इसमें कौन सा सही नहीं है?
अच्छा, ये पीएमजीएसवाई कुछ लोगों को लगता है कि सभी राज्यों के लिए है, जबकि पीएमजीएसवाई किसके लिए है? ये सिर्फ 4 राज्यों के लिए है। कौन कौन से 4 राज्य हैं वो? पहला राज्य मणिपुर है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा उत्तराखंड है, चौथा हिमाचल प्रदेश है। यानी कि आप एक चीज ध्यान रखना, इसमें जितना भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा पीएमजीएसवाई थर्ड किससे रिलेटेड है, तो वो सिर्फ आपके किससे रिलेटेड है? 4 स्टेट से रिलेटेड है। इसमें उत्तर प्रदेश आएगा? नहीं आएगा। कोई अन्य राज्य नहीं आएगा, इन 4 राज्यों के ही अलावा कोई अन्य राज्य नहीं आएगा। तो पीएमजीएसवाई थर्ड में 4 राज्य आए। तो इसमें से पूछा है कौन से सही नहीं है स्टेटमेंट। तो देखो, मणिपुर में 280.97 किलोमीटर लंबी 41 सड़कों को, ये आप बस इतना याद रखो कि किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है, इतना करोड़ रुपए में, एक रफली आइडिया लेके चलना है हमें। मिजोरम में 562 के आसपास करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसमें 77.69 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके अतिरिक्त 7 एलएसबी पुलों को भी बनाया जाएगा। उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड में 222 सड़कें और 18 एलएसबी को 1865.34 करोड़ रुपए की मंजूरी नहीं दी गई है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है। हिमाचल प्रदेश को इतना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी। और सही आंसर क्या है? स्टेटमेंट गलत है, और गलत स्टेटमेंट ही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपसे, वारंगल चपटा मिर्च। वारंगल चपाटा मिर्च, ये एक भौगोलिक संकेत मिला है, इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये हम पहले देखेंगे, फिर हम कौन सा कथन गलत है तो बता ही देंगे। चलिए, ये मिर्च तेलंगाना राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त कृषिगत उत्पाद है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये तेलंगाना का है या कहाँ का। यह मिर्च चमकदार लाल रंग, मोटे फल आकार और हल्की तीव्रता के लिए प्रसिद्ध है। वारंगल, हनमनकोंडा, मुलुंग और जयशंकर भूपालपल्ली जिले इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसे जीआई पंजीकरण के लिए आवेदन वर्ष 2023 में किया गया था। तो देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कौन सा कथन गलत है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये मिर्च चमकदार लाल रंग, मोटे फल आकार और हल्की तीव्रता के लिए प्रसिद्ध है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें चमक ज्यादा होती है लेकिन इसकी तीव्रता जो होती है वो कम होती है। और ये भी स्टेटमेंट सही है कि ये वारंगल, हनमकोंडा, मुलुंग और जयशंकर भूपाली जिले के इसके प्रमुख उत्पादक हैं। ये 2 स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन यह मिर्च तेलंगाना राज्य में नहीं बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है वारंगल जो है वो तेलंगाना से अलग है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये 2023 में इसके लिए पंजीकरण नहीं किया गया था। तो इसमें सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? केवल 1 और 4, यानी कि आपके क्या है, ये 2 स्टेटमेंट आपके गलत हैं। और आपसे क्या पूछा है, कौन सा कथन गलत है, तो यही आपसे पूछा गया। तो केवल 1 और 4 गलत है। ठीक है, चलिए अब एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वीवीपी थर्ड, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इतनी बार सुन चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। क्या ये हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, और उत्तर प्रदेश में तो चलो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम रन भी करता है, लेकिन कुछ अगर हम बीच के स्टेट्स देखें अपने, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, क्या इनमें भी हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाई करता है? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से हमारे स्टेट्स लगते हैं, उनसे हमारे शेयर करने वाली बाउंड्रीज जो स्टेट लगाते हैं, उन्हीं में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाई करता है, लागू होता है। तो पहला स्टेटमेंट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम थर्ड के बारे में, 4 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी थर्ड को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह कार्यक्रम 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सुरक्षित बनाना है। तो ये देखो, 100% केंद्र प्रायोजित है, तो ये बिल्कुल सही बात है। 100% केंद्र प्रायोजित योजना है ये, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती गांव, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री से शेयर करने वाले जो गांव हैं, उनको आत्मनिर्भर, समृद्ध और सुरक्षित बनाना है। तो इसमें क्या है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा भी दिया है, आप इसके इमेज भी देख सकते हो कि इसमें कौन कौन सी इमेज जो है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की जो परियोजना है, ये किस स्टेट में सबसे ज्यादा लगती है, या किस इंटरनेशनल कंट्री के साथ या फॉरेन कंट्रीज के साथ ये किस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की परियोजना सबसे लंबी है,
तो अगर आप इसमें देखेंगे तो पाकिस्तान से साथ 3,000 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर के परियोजना पे लागू है। इंडो नेपाल में 1,700 किलोमीटर पे, और ये जो इंडो चाइना बॉर्डर पे है ये 3,500 किलोमीटर पे है, और इंडो भूटान बॉर्डर पर 700 किलोमीटर, वहीं इंडो बांग्लादेश पर 4,000 किलोमीटर, और इंडो म्यांमार पे 1,600 किलोमीटर। तो आप ये भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो लग रही है वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे लग रही है, दूसरे नंबर पे ये इंडो चाइना बॉर्डर पे, और थर्ड नंबर पे इंडो पाकिस्तान के साथ। तो अगर आपको अरेंज करने के लिए भी आता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए, तो आप अरेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ। ये एक और क्वेश्चन, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड एबीएफएल का आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के साथ विलय किस स्थिति से प्रभावी हुआ है? तो आपको पता होगा कि आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड जो है, इसका आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड एबीएसएल के साथ विलय हो गया है। इस ये विलय इतना आसान नहीं होता है इस विलय को, लेकिन इन लोगों ने काफी पहले कर रखा था अप्लाई, अब जाके इसको परमिशन मिली है। तो ये जो विलय हुआ है 1 अप्रैल 2025 से हुआ है। तो अब इससे बाद आपको क्या होगा, इन दोनों में अलग अलग नहीं, एक ही फाइनेंस कंपनी बन चुकी है ये। 27 मार्च 2025 को जारी फोर्ब्स ग्लोबल रिच लिस्ट, यहाँ से पीसीएस क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है फोर्ब्स फोर्ब्स ग्लोबल रिच लिस्ट से। तो फोर्ब्स ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इस वर्ष इस सूची में रिकॉर्ड 3,442 अरबपतियों को शामिल किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है, इस सूची में एलन मस्क शीर्ष स्थान पर हैं। तो देखिए, ये जो चीज है ना, ये काफी अगर आप सर्च करेंगे तो काफी इधर उधर चीजों में मिलेगी, कुछ उल्टी सीधी आपको मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें एलन मस्क के अलावा किसी और का भी नाम मिल सकता है कि इस सूची में एलन मस्क के अलावा कोई वो टॉप पर है, ये टॉप पर है। लेकिन अगर हम मार्च 2025 वाली फोर्ब्स ग्लोबल रिच लिस्ट में देखेंगे, तो 2025 की ग्लोबल लिस्ट में फोर्ब्स के द्वारा जो जारी की गई है, इसमें यह स्टेटमेंट में टॉप पर जो है एलन मस्क ही है, और 3,442 अरबपति को शामिल किया गया था। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और इसका डाटा फैक्ट्स इसके आसानी से मिलते भी नहीं है। इसकी वेबसाइटों पे जाना पड़ता है, वहां से कुछ डाटा, फिर दूसरी वेबसाइट पे जाके कुछ डाटा मिलता है, तब जाके ये क्वेश्चंस कठिन बन जाते हैं। इसलिए सवाल आसान नहीं होते। लेकिन अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको ऐसे फैक्ट्स, ऐसे डाटा बिल्कुल 100% सटीकता के साथ मिलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प दे रखे हैं आपको, भारत की स्थापित, ध्यान रखिएगा सही नहीं है, भारत की स्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता ने 100 गीगावाट का आंकड़ा 100 गीगावाट का आंकड़ा 100 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। दूसरा स्टेटमेंट है, वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 25 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक है। तीसरा स्टेटमेंट है, सौर पीवी सेल निर्माण क्षमता मार्च 2025 तक घटकर 9 गीगावाट रह गई है। पीएम कुसुम योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 4.4 लाख सौर पंप स्थापित किए गए। तो ये सभी स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखे जाने पड़ेंगे। इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। जल्दी से आप सवाल को पढ़िए और फिर इस फैक्ट्स को आंसर कीजिए। इस सवाल का जवाब आपको फैक्ट्स का क्वेश्चन था, इसलिए समय भी अधिक चाहिए होता है फैक्ट्स के सवाल में। तो इसमें सही नहीं है स्टेटमेंट आपको बताना है। तो सही नहीं कौन सा स्टेटमेंट है? तो सही नहीं आपको पता होगा कि इसमें सौर और पीवी सेल निर्माण क्षमता जो 2025 तक बढ़कर 9 गीगावाट रह गई है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि देखो, आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। अगर सेल निर्माण क्षमता, भारत की सौर पीवी सेल निर्माण क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये घटकर 9 गीगावाट कैसे हो जाएगा इसका आंसर? तो ऐसे ही क्वेश्चन कॉमन सेंस के आपके पीसीएस 2024 में भी पूछे गए थे, और पीसीएस आरओ एआरओ 2023 के करंट अफेयर के में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। इस तरीके से कई सवाल जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उन्होंने सही किया। तो यह ट्रिक भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब सौर पीवी सेल निर्माण क्षमता बढ़ रही है, तो घटकर 9 गीगावाट नहीं रह जाएगी, वह बढ़ेगी।
चलिए, वित्त वर्ष 2024-25 अप्रैल फरवरी के दौरान खनिज और गैर लौह धातु उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही, कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, इस टाइप के सवाल आपको अभी से तैयार करने पड़ेंगे, नहीं तो पेपर में टाइम पे आप नहीं तैयार कर पाएंगे। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी रिपोर्ट आई है, सरकारी आंकड़े जारी हुए हैं। इसमें हम सब कुछ पढ़ सकते हैं नहीं, जितना हमें हम अपने करंट अफेयर में देना है, आप सिर्फ आप उतने स्टेटमेंट याद करके जाइए, वहां से आपका सवाल जरूर बन जाएगा। चलिए, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है भारत लौह अयस्क उत्पादन में दुनिया में चौथे स्थान पर है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है। तीसरा स्टेटमेंट है वित्त वर्ष 2024-25 अप्रैल फरवरी वाली रिपोर्ट में मैगजीन अयस्क उत्पादन में 3.6% वृद्धि हुई है। चौथा स्टेटमेंट है वित्त वर्ष 2025-24-25 में परिकृष्ट तांबे का उत्पादन 7.1% बढ़कर 4.97 लाख टन हुआ है। अब आपको फैक्ट्स इतना ज्यादा तो नहीं पूछेगा वो आपसे कितना लाख टन हो गया है, लेकिन बढ़ेगा घटेगा करके जरूर पूछेगा, वहीं से आपको ऑप्शन सही बताना है। तो देखो, इसमें आपसे स्टेटमेंट पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट सी सही नहीं है? तो देखो, पहला बिल्कुल सही है, भारत लौह इस्पात उत्पादन दुनिया में चौथे स्थान पर है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल पूछे भी जाते हैं। तीसरे स्टेटमेंट पूछा है वो कि मैग्नीज अयस्क उत्पादन में 3.6% वृद्धि हुई है। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि इस स्टेटमेंट में आपका वृद्धि तो हुई है लेकिन इतनी प्रतिशत नहीं हुई है। तो सही उत्तर है 2024 में 25 में मैग्नीज अयस्क उत्पादन में 3.6% वृद्धि हुई है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा था तो फिर सही आंसर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत लौह इस वक्त उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर है, बिल्कुल सही। ये याद रखना है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है, ये भी बहुत अच्छा है, आपको याद रखना पड़ेगा। और सी स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा, वास्तविक वृद्धि 3.6 नहीं है बल्कि 12.8% है, ये वृद्धि बहुत ज्यादा हुई है, इसलिए इस स्टेटमेंट को आप याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। चौथा स्टेटमेंट है परिकृष्ट तांबे का उत्पादन 7.1% बढ़ा है, तो ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही आंसर था। मार्च 2025 में 10वें ब्रिक्स नीति नियोजन संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे इंपॉर्टेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ब्रिक्स का बहुत ज्यादा सम्मेलन पूछा जा रहा है। और इस टाइम का तो क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता होगा ब्रिक्स करेंसी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा रही ब्रिक्स करेंसी की, और उसी को लेकर ट्रम्प जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या किया, एक काउंटर पार्ट करने के लिए टैरिफ बढ़ा दिए गए, 400% के टैरिफ इंडिया, चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज को झेलने पड़ेंगे। चलिए, तो यह कहाँ हुई थी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मार्च 2025 में 10वें ब्रिक्स नीति नियोजन संवाद कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन रहेगा आयोग का इस बार, क्योंकि ये इससे बहुत चर्चित रहा पूरा टाइम, शुरू का क्वार्टर इसी की वजह से चर्चा में, न्यूज़ों में बना रहा। तो ये ब्राजीला में हुआ था। ब्राजीला क्या है? ब्राजीला कहाँ पड़ता है? तो ब्राजीला ब्राजील की राजधानी है। इस संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के नीति, योजना और शोध विभाग के संयुक्त सचिव रघुराम एस ने किया था। ठीक है, तो आप इसका ब्राजीला में हुआ था और रघुराम एस ने किया था इसका नेतृत्व भारत का, यह भी ले लेना क्योंकि कई बार क्या करता है स्टेटमेंट 2 बना के क्या करेगा वो, एस जयशंकर ने किया, प्रधानमंत्री ने किया, तो यहाँ से बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो ब्राजीला में हुआ, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट रघुराम एस ने किया, इसलिए हमने जहां भी कंफ्यूजिंग पॉइंट होंगे उसको हमने जरूर आंसर में ले लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत वर्ष 1998 से दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। वर्ष 2023-24 में भारत का वार्षिक दूध उत्पादन 239.2 मिलियन टन रहा। तीसरा स्टेटमेंट है भारत का वार्षिक दूध उत्पादन वृद्धि दर वैश्विक औसत 2% से कम है। वर्ष 2023-24 में भारत का प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 471 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रही। तो देखिए, सही नहीं है स्टेटमेंट पूछा है आपसे। अब सही नहीं स्टेटमेंट तो आपको पता होगा 1998 से दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर बना हुआ है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वर्ष 2023-24 में भारत का वार्षिक दूध उत्पादन 239.2 मिलियन टन रहा, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि टॉप पर है भारत। भारत का वार्षिक दूध उत्पादन वृद्धि दर वैश्विक औसतन से 2% कम नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। भारत का वार्षिक दूध उत्पादन वृद्धि भी क्या है, ज्यादा रही है विश्व से।
और ये तो बिल्कुल सही है, 471 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रही है, जो कि ये भी विश्व के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से ज्यादा है। तो भारत की वार्षिक प्रति दूध उत्पादन वृद्धि 5.7% है, जबकि वैश्विक वृद्धि दर मात्र 2% है। विश्व में सिर्फ 2% की रेट से दूध का उत्पादन बढ़ रहा है, जबकि भारत में प्रति वर्ष 5.7% वृद्धि दर से दूध बढ़ रहा है। इसी वजह से विदेश की जो महंगी महंगी और पावरफुल कंपनियां हैं, सरकारें हैं, वो क्या करते हैं, दूध के नुकसान दिखाते हैं, क्योंकि उस दूध के फायदे अगर वो दिखाएंगे तो भारत पर उनकी निर्भरता बढ़ेगी। वर्ष 2023-24 में भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन रही, जो वैश्विक औसतन 322 ग्राम से भी अधिक है। तो देखिए, प्रति व्यक्ति भी उपलब्धता भारत में ज्यादा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2025 में तीसरा सोर्सएक्स इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया? तो देखिए, सोर्सएक्स इंडिया 2025 काफी चर्चा में रहा था, और यह नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। इसका कहाँ आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली आप लोगों का। इससे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO द्वारा भारत के सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो उसे, FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO, राइट, इसके द्वारा आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के किस पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने, देखो ये सहायक कंपनी जो है ना प्राइवेट लिमिटेड वाली, ये भी पीसीएस ने खूब पूछा है करंट अफेयर में। हम एक पीसीएस के अभी तक 2025 तक पिछले कई 30-35 सालों के करंट अफेयर का अपडेट क्वेश्चन करके भी लाएंगे इसी चैनल पर। तब आप देखिएगा जो पहले 1990 1992 में पीसीएस ने पूछा होगा, या 2013 2015 2020 में जो पीसीएस ने करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा होगा, आज की डेट में उनका डाटा फैक्ट्स बदल गया है या उनका कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। तो उस अपडेट 2025 में उनको अपडेट करके हम एक और सीरीज लाएंगे, वो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको वो अपडेट मिलता रहे। तो मार्च 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की किस पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने नोयान ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड NTPL में 100% इक्विटी हिस्सेदारी कर ली है? तो देखिए, इसका आपको पता होगा कि रिलायंस ने NTPL में 100% इक्विटी हासिल कर ली है। तो ये किस कंपनी में हासिल करी है? देखिए, आप लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं कि इस कंपनी में, शायद मत लगाइए। चलिए, ये मैं 2 मिनट का आपको भी टाइम देता हूं कि आप पता कीजिए कि किस में हासिल करी है। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 2025 को किस देश में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो आपको पता होगा किस देश में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो क्योंकि ये काफी कॉमन रहा था, और अगर इस तरीके के आयोजन होते हैं तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि वो भारत ओरिएंटेड ही है देश। तो इसमें भारत ओरिएंटेड देश में बस आप भारत को मत टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 मार्च 2025 को सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? बहुत बड़ी उपलब्धि थी विधानसभा की, इसमें सर्चेबल इंजन खुद लॉन्च कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर पंजाब विधानसभा है। तो पंजाब विधानसभा ने क्या किया है? सर्चेबल इंजन लॉन्च कर दिया है, और यह पहली भारत की पहली विधानसभा ऐसी बन गई जिसने खुद का सर्चेबल इंजन लॉन्च किया गया है। तो पंजाब विधानसभा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और अधिकारियों की रक्षा हेतु वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला देश। ध्यान नहीं दीजिएगा, ये जो पहला पहला वाला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है, तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला देश कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब केरल हो जाएगा इसका आंसर। तो केरल ने क्या कर दिया है? आपका वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित कर दिया है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही कथनों पर चयन कीजिए। सही कथन आपको बताना है, तो सही कथन बताने के लिए आपको क्या है? सही से पढ़ना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट है, 4 से 6 अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राज्य के दौरे पर रहे। देखिए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राज्य के दौरे पर प्रधानमंत्री गए थे श्रीलंका की में। अब लेकिन ये ट्विस्ट है कि आपको पढ़ना समझना पड़ेगा, इस करंट अफेयर के क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा
कि उनके भी राष्ट्रपति जो थे वो यहाँ पर आए थे, लेकिन कौन कैसे गया, कब गया, ये यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। आप इस चीज को पॉइंट पर दिमाग में रखिएगा। 4 से 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है राष्ट्रपति अनुराग कुमार देशनाग के सितंबर 2024 के पदभार ग्रहण करने के बाद, इन्होंने कब पदभार ग्रहण किया है, 2024 में पदभार ग्रहण किया है। करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता बने। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं। तो ये जब से राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद कोई विदेशी नेता इनके यहाँ नहीं गया था। तो इसके बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए। जब से राष्ट्रपति बने उससे पहले कोई विदेशी नेता नहीं आया था। थर्ड स्टेटमेंट है, ये भी बिल्कुल यानी कि सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है राष्ट्रपति बनने के बाद अनुराग कुमार दिसानायक ने अपनी पहली विदेशी यात्रा भारत की थी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब ये राष्ट्रपति बने थे तब इन्होंने पहली यात्रा अपनी जो करी थी वो भारत के लिए ही की थी। चौथा स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वे गुजरात से भगवान बुद्ध, ये देखिए गुजरात से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष श्रीलंका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय उत्सव में लेकर जाएंगे। तो श्रीलंका में पवित्र एक उत्सव होता है, अंतर्राष्ट्रीय उत्सव होता है, उसमें भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष श्रीलंका भेजे जाएंगे। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पांचवा स्टेटमेंट है इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका विभूषण से सम्मानित किया गया। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आपके पांचों स्टेटमेंट बिल्कुल आपने दिमाग में रखने हैं। तो स्टेटमेंट इसका 1 2 3 4 5 सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सही है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है 3 से 4 अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की यात्रा पर रहे। दूसरा स्टेटमेंट है भारत और थाईलैंड के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1957 में स्थापित किए गए थे। तो देखिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही ठीक है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री थाईलैंड की यात्रा पर रह गए थे अप्रैल में ही, और भारत और थाईलैंड के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1957 में ही आयोजित हो गए थे। थाईलैंड भी हमारा क्या है, एक दक्षिण एशिया दोस्त देश है और हमारा मित्र देश ही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 से 5 अप्रैल 2025 तक चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरोक फोंट भारत के राज्य के दौरे पर रहे। भारत और चिली के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 3 से 5 अप्रैल 2025 तक दूसरा स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टअप महाकुंभ भी लॉन्च हुए और ये दूसरा संस्करण था जहां स्टार्टअप महाकुंभ 2025 आयोजित किया गया। तो 30 से 5 अप्रैल 2025 तक दूसरा स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया है। तो आपको पता है इसका आंसर नई दिल्ली, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर दूसरा स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 21 से 28 मार्च 2025 को 5 मध्य एशियाई देश, और 5 मध्य एशियाई देश भी कौन से हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के युवा प्रतिनिधिमंडल भारत यात्रा पर रहे। इस वर्ष का फोकस राज्य गोवा था। तो ये बिल्कुल सही है, आपका इस वर्ष का फोकस राज्य गोवा था। किसके लिए, युवा प्रतिनिधिमंडल के लिए। युवा प्रतिनिधिमंडल का जो निमंत्रण है वो खुद प्रधानमंत्री मोदी देकर आए थे। तो इसका स्टेटमेंट ऑप्शन 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समग्र सुरक्षा मामलों की वार्ता कंप्रेसिव सिक्योरिटी डायलॉग कहाँ आयोजित किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हमने पता है, क्योंकि अभी जापान भी जो है वो बहुत सीरियस था इस बात को लेकर कि सुरक्षा मामलों में लेकर कि एशिया में भी क्वाड बना दिया जाए। तो ये वार्ता कहाँ आयोजित हुई थी, कंप्रेसिव सिक्योरिटी डायलॉग। तो आप सबको पता होगा ये टोक्यो में आयोजित हुई थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो पॉवर्टी P4। जीरो पॉवर्टी P4 बहुत अहम पहल है। जीरो पॉवर्टी P4 पहल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है
30 मार्च 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु नववर्ष उगादि के अवसर पर दृष्टि 2047 विजन के तहत इस पहल की शुरुआत की। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट है, इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए आबादी के सबसे धनी 10% लोगों को सबसे गरीब 20% परिवारों की मदद के लिए प्रोत्साहित कर सामाजिक आर्थिक विभाजन का पाटना है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीरो पॉवर्टी फोर प्रोग्राम किसका है, ये तेलुगु का है। ये आप ध्यान रखना, तेलुगु नववर्ष उगादि के अवसर पर दृष्टि 2047 विजन के तहत इस पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये नारा चंद्रबाबू नायडू ने जारी करी है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य समावेशी विकास है। यह स्टेटमेंट दोनों ठीक है। अप्रैल 2025 में विकसित भारत युवा सांसद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पीसीएस ने कई बार पूछ लिया है। तो विकसित भारत युवा सांसद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत की वह पहली एयरलाइन कौन सी है जिसने एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाया गया है? देखो, भारत की पहली एयरलाइन से क्वेश्चन पीसीएस ने, आप अगर देखे होंगे पिछले विगत वर्ष के क्वेश्चन, तो कई बार पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन भी यहाँ पर डाला गया है। भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है जिसने एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है स्टार एयर। ये स्टार एयर भारत की पहली एयरलाइन है जिसने एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट को अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुंभकोणम वित्तले वित्तले यानी कि इसको पान का पत्ता होता है ये, और थोबलाई मलिक गई की माला, यानी कि इसे फूलों की माला भी होती है, इसे जैसे ये बोलते हैं, को जीआई टैग प्रदान किए जाने के बाद तमिलनाडु के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हमारे को बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है ताकि हमें पता हो पान का पत्ते को जीआई टैग मिला है जिसका नाम है कुंभकोणम वेपिले, और थोवलाई मलिकाई की माला क्या है? फूलों की माला है, जो कि किससे रिलेटेड है? तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो तमिलनाडु में कितने हो गए इसको लेने के बाद? तो तमिलनाडु में आपके जीआई टैग हो चुके हैं अब 62, इन दोनों को मिलने के बाद। इससे पहले कितने थे? 60, तो 60 प्लस 2 अब मिल गए, 62 हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना से संबंधित है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना केवल नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक बस परिवहन सुविधा हेतु प्रारंभ की गई है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, इस योजना के अंतर्गत बसों का संचालन पीपीपी मॉडल पर निजी ऑपरेटर द्वारा आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से विनियमित किया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, सेवा के समुचित संचालन हेतु कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर की होल्डिंग कंपनी गठित की जाएगी। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, सही उत्तर चुनना है आपको। तो देखो, ये बात तो सही है कि अगर जहां भी पीसीएस केवल लगा देता है वहां समझिए आप कुछ गड़बड़ हो चुकी है। केवल वाला स्टेटमेंट जो है वो योजना में नहीं लगता है, वो भी नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं करेंगे? तो ये हमें लग रहा है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना में ये स्टेटमेंट गलत है। तो क्योंकि ये केवल नगरीय क्षेत्रों के लिए नहीं है, ये अपितु पूरे सेवा सार्वजनिक सेवा के लिए स्टार्ट की गई है, तो केवल नगरीय क्षेत्रों से रिलेटेड नहीं है, ये सभी क्षेत्रों से रिलेटेड है। आप ये गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 2 कौन सा है? बिल्कुल ठीक है। सेवा के समुचित संचालन हेतु कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर की होल्डिंग कंपनी गठित की जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बी आंसर सी हो जाएगा, केवल 2 एंड 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 27 मार्च 2025 को लोकसभा द्वारा आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पारित किया गया। सेकंड स्टेटमेंट है, इस विधेयक में बिना वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने वाले विदेशियों को 5 वर्ष तक की कैद, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया है भारत में, और भारत के लोग भी बिना पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों के अन्य देशों और भारत में यात्रा कर लेते हैं। तो इस वजह से इस चीज को रोकने के लिए यह चीजें लगाई गई हैं। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है, क्योंकि आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 लोकसभा में पारित कर दिया गया है, तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इस स्टेटमेंट में सजा भी बिल्कुल सही है, 5 वर्षों तक की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट।
नेक्स्ट है हैक द फ्यूचर हैकथॉन 2025 में किस विश्वविद्यालय ने 2 श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये एक क्वेश्चन है जो आयोग पूछता रहता है कि फ्यूचर हैकथॉन के बारे में। तो हैक द फ्यूचर हैकथॉन 2025 में 2 श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। 25 से 27 मार्च 2025 तक निजी क्षेत्र सहयोग मंच प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेशन फोरम PSCF 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। मार्च 2025 में सांसदों के वेतन भत्तों में की गई वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकारों ने आधिकारिक रूप से सांसदों के वेतन में 24% वृद्धि की घोषणा की है। तो देखिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि वेतन बढ़ाए जाते हैं और जरूरी भी है वेतन बढ़ाना, लेकिन सभी बाकी सब लोगों का भी ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए और जिनका रोजगार नहीं, जिनके पास रोजगार है लेकिन निम्न श्रेणी का रोजगार है, तो उनका भी न्यूनतम वेजेस भी उनका फिक्स करना चाहिए। चलिए आइए, इसमें पहला स्टेटमेंट है 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से सांसदों के वेतन में 24% वृद्धि की घोषणा की है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें आधिकारिक रूप से 24% की वृद्धि का घोषणा हो चुकी है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख से बढ़कर 1,25,000 कर दिया गया है। यह स्टेटमेंट गलत है। यह स्टेटमेंट गलत है। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? केवल विकल्प 1 बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? वर्ष 2024 में गुजरात को 1,45,000 टीबी मरीजों के पंजीकरण का लक्ष्य मिला। दूसरा स्टेटमेंट है वास्तविक पंजीकरण की संख्या 1,37,929 थी। तीसरा स्टेटमेंट है उपचार पूर्ण करने वाले मरीजों की संख्या 1,24,581 थी। चौथा स्टेटमेंट है केवल 75,000 मरीजों को उपचार सुविधा दी गई। देखो ये बिल्कुल गलत है। केवल 75,000 मरीजों को उपचार सुविधा दी गई, ये स्टेटमेंट भाषा से भी गलत लगते हैं और केवल वाले स्टेटमेंट आपके PCS आयोग भी खूब देता है, तो वहां से भी आप सही आंसर हिट कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा तथ्य गलत है? तो डी कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2014 से 2024 तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था में कितनी गुना वृद्धि दर्ज की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें बताया गया है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत वर्ष 2024 से 2025 के बीच में भारत की जैव अर्थव्यवस्था कितनी गुना बढ़ गई है? तो ये 16 गुना आपकी क्या हो गई है? 16 गुना आपकी बढ़ चुकी है। 16 गुना आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ चुकी है, यानी कि जैव अर्थव्यवस्था अब आपकी 16 गुना बढ़ चुकी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैच द रेन 2025 अभियान की थीम क्या है? तो कैच द टू, इसका बिल्कुल आंसर सही है। जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर, ये इसकी थीम थी। आप इसकी थीम याद रखिएगा क्योंकि कैच द रेन जो है पहले भी आयोग पूछ चुका है। जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मार्च 2025 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराजा अग्रसेन की राजधानी एरोवा हरियाणा में 41 वर्षों के बाद उत्खनन का कार्य का शुभारंभ किया। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह है, इन्होंने पहले भी हो चुका था इसका खनन, लेकिन अब इन्होंने 41 वर्षों के बाद उत्खनन कार्य का शुभारंभ किया है। यह उत्खनन कार्य किसकी निगरानी में आरंभ किया गया था? तो किया गया है, तो यह उत्खनन आपको याद रखना पड़ेगा, कामई अथोई लुकबाई, कामई अथुई इलुक्बाई में इसकी निगरानी में यह कार्य आरंभ किया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मार्च 2025 को दिल्ली विधानसभा ने नेबा के कार्यान्वयन के लिए द्विपक्षीय समझौता पत्र यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? आपको नेबा को ध्यान में रखते हुए कथन पढ़ने हैं कि कौन सा कथन सही है। तो नेबा क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है। तो दिल्ली ऐसा करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित बन गया है। नेवा परियोजना को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। इस पहल के साथ दिल्ली 28वीं विधानसभा बन गई है जिसने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता केवल दिल्ली विधानसभा और संसदीय कार्य मंत्रालय के बीच हुआ। देखो ये बाकी स्टेटमेंट्स तो सही हैं, लेकिन ये दिल्ली 28वीं विधानसभा कैसे बन गई जबकि ये पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश बन गया है?
जिसने ये नेवा एप्लीकेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये 28वीं नहीं बनेगी, आप यहाँ से आंसर इसका लगा सकते थे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के कबीलासपुर में जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी, इन राज्यों को समर्पण किया गया, उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा कथन सही नहीं है। सिपर थुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 3 की लागत लगभग 9,790 करोड़ रुपए है और यह उन्नत सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये सुपर थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है आपका, इसकी लागत 9,000 करोड़ प्लस करोड़ थी और यह क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है छत्तीसगढ़ की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना 3x660 मेगावाट क्षमता की होगी, जिसकी लागत 5,15800 करोड़ रुपए से अधिक है। तो देखिए, पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर योजना जो है वो छत्तीसगढ़ की कबीलासपुर में, इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेटेड ही नहीं था, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आपसे यही पूछा था कि कौन सा कथन इसमें गलत है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवेक्स, ये बहुत ही चर्चित रहा। विवेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो पहला स्टेटमेंट है मार्च 2025 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की। दूसरा स्टेटमेंट है यह मीडिया स्तर पर मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। तो देखिए वेवेस, ये भी पहला स्टेटमेंट भी सही है। जाहिर सी बात है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ही इसकी शुरुआत करेगा और यह मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल भी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 13 मार्च 2025 को भारत में खान के अन्वेषण लाइसेंस, जिसे ईएलपी बोलते हैं, कि पहली नीलामी खान मंत्रालय द्वारा किस राज्य की सरकार के साथ मिलकर आरंभ की गई। तो आपको पता होगा इसका आंसर है गोवा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2025 में भारत मलेशिया राज्य स्तरीय द्विपक्षीय बैठक 2025 कहाँ आयोजित की है। तो भारत मलेशिया राज्य स्तरीय द्विपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नई दिल्ली में इसको आयोजन किया गया था। भारत मलेशिया, याद रखिएगा, भारत मलेशिया राज्य स्तरीय। 15 मार्च 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में लचीला बुरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया गया है। क्योंकि ये होम मिनिस्टर के अंदर ही आती है, तो इन्होंने इसको आयोजन किया गया है पुलिस अकादमी का। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, लचीला बुरफुकन पुलिस अकादमी, आपको पता होगा असम में किया गया है, क्योंकि ये वहीं से रिलेटेड भी था। 12 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल द्वारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 किस नीति के स्थान पर मंजूर की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति की जगह पे अब ये एक नई योजना स्टार्ट की गई है, नक्सलवाद आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति, क्योंकि इनको भी मुख्य धारा से जोड़ना है, इसलिए समावेशी विकास को देखते हुए ऐसी नीतियां काफी लाई जा रही हैं। तो ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 के तहत है। अगला क्वेश्चन है 12 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल, ये आपका क्वेश्चन, मंत्रिमंडल द्वारा राज्य जल सूचना केंद्र SWIC के गठन का निर्णय लिया गया है। यह केंद्र किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो देखिए SWIC यानी कि स्टेट का है, ये स्टेट वाटर से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन सेंटर। SWIC स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर केंद्र स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल द्वारा। तो ये कहाँ, यह केंद्र किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ही यह सहयोग से स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मार्च 2025 में भारत में सेमीकंडक्टर प्रणाली पर नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो और सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो यह आयोजन कहाँ किया गया, तो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलोर में इसका आयोजन किया गया, सेमीकंडक्टर प्रणाली पर नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
24 से 28 मार्च 2025 को सिंगापुर मैरीटाइम वीक SMW 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दूसरा स्टेटमेंट है 2025 का आयोजन किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है ये केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो देखिए बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, पहला और दूसरा। इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा? सही नहीं है। हाँ, पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इसका आंसर जो है ऑप्शन सी लगाएंगे आप, क्योंकि 24 से 28 मार्च 2025 को सिंगापुर मैरीटाइम वीक का 2025 का आयोजन किया गया। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री सुमिंदर सोलवन ने इसमें भाग लिया। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। मार्च 2025 में किसके नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर दौरे पर गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सबको पता होना चाहिए कि मार्च 2025 में नेतृत्व में गया था, किसके नेतृत्व में, ये आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की प्रतिनिधिमंडल मणिपुर दौरे पर गए थे। तो उनका नेतृत्व किसने किया था? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस न्यायमूर्ति BR गवई आपके इस प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में ये 5 जजों का प्रतिनिधिमंडल म्यांमार गया था। अगला क्वेश्चन है 16 से 28 मई 2025 तक सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन काठमांडू में किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है इसका मुख्य विषय जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य। तो आपको पता होना चाहिए इसका स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं पूछा है इसने। तो ये आयोजन काठमांडू में नहीं हुआ और इसका मुख्य विषय भी नहीं है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्कूल की शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा बालपन की कविता पहल छोटे बच्चों के लिए भारतीय कविताओं को पुनर्स्थापित करना किस प्लेटफॉर्म के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है? तो आपको पता होगा कि ये बच्चों के लिए नई नई पोयम लाई जा रही हैं और ये इस पोयम को सामान्य नागरिक लोगों से भी पूछा जा रहा है। तो ये किस प्लेटफॉर्म के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है? तो इसका फुल प्लेटफॉर्म का नाम है माई गाँव। बेटा ये आप सभी लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, कोई बच्चों से रिलेटेड मुद्दा है, तो आप इसको याद रखिएगा। मार्च 2025 में किस राज्य की विधानसभा ने मानव अंग और उत्तक ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, यानी कि मानव अंग और टिश्यू प्रत्यारोपण अधिनियम, केंद्र सरकार का अधिनियम 42, 1994, नियम 1995 और संशोधन अधिनियम 2011 थोटा को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो आपको पता होगा ये किस राज्य ने किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसने किया है? मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम को प्रस्ताव को पारित किया गया अपनाने के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तेलंगाना ने यह पारित किया है। मार्च 2025 में ब्लूमबर्ग के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माण कंपनी कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा JSW स्टील ने आपकी क्या बन गई है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण कंपनी बन गई है दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माण के दर्जे में। अगला क्वेश्चन है खरीफ 2025 सीजन के लिए फोस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों का पोषण तत्व आधारित सब्सिडी NBS योजना के अंतर्गत स्वीकृत कुल सब्सिडी राशि कितनी है? तो ये भी आपको क्या करना है, एक आंसर है, क्वेश्चन है जो आपको ढूंढ के बताना है। हम इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय चाय बोर्ड के अनुसार भारत ने वर्ष 2024 में चाय निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसका कथन क्या है, भारत वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि चाय निर्यातक देश के बारे में PCS अक्सर पूछता रहा है कि चाय निर्यातक देश सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखो चाय निर्यातक देश है ना, हम लोगों को कंफ्यूजन बना रहता है। भारत तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि चाय निर्यातक देश सबसे बड़ा चीन है, लेकिन चीन नहीं है। अब सबसे बड़ा कौन है चाय निर्यातक देश? चाय निर्यातक देश में आपको नाम याद रखना पड़ेगा, केन्या। क्या नाम याद रखना पड़ेगा? केन्या। केन्या क्या है आपका चाय निर्यातक सबसे बड़ा देश है। तो केन्या को आप याद रखना पड़ेगा, चीन भी नहीं है। तो भारत वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना नहीं, गलत बात है ये। तो भारत का चाय निर्यातक वर्ष 2024, और आपको क्या पूछना है, कथन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। लेकिन बाकी कथन भी देख लेते हैं। भारत का चाय निर्यातक वर्ष 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम रहा, जो पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। भारत का चाय निर्यातक मूल्य 2024 में 711 करोड़ रुपए तक पहुंचा, ये भी बिल्कुल सही है।
काली चाय भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख चाय है जो कुल निर्यात का 96% है। ये भी बिल्कुल सही है, 96। काली चाय भारत का सबसे अधिक निर्यात होती है। भारतीय चाय बोर्ड के अनुसार भारत ने वर्ष 2024 में चाय निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बिल्कुल सही है, अभी हम इसका आंसर भी देख चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यात देश अभी भी केन्या ही है। 26 फरवरी 2025 को एपीडा ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर एथुरियम फूलों की पहली खेप सिंगापुर के लिए रवाना की है? तो आपको पता होगा ये राज्य है हमारे भारत का, किस राज्य ने? मिजोरम एक राज्य है जिसने एपीडा ने मिजोरम सरकार के साथ मिलकर एथुरियम फूलों की पहली खेप सिंगापुर में भेज दी गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इसलिए क्या है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सब लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2025 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किस देश को जीआई टैग वाले गुड़ की पहली खेप भेजी गई है? तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है, और यूपी के पीसीएस, यूपी पीएससी के आरओ एआरओ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है ये। क्यों? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देश का जीआई टैग वाला गुड़ पहली खेप भेजी गई है। तो किस देश में भेजी गई है? तो भैया ये आपको याद रखना पड़ेगा, विदेश में भेजी गई है, बांग्लादेश में। तो ये पहली उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जीआई टैग वाली गुड़ की पहली खेप भेजी गई है। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है एक्सपोर्ट के मामले से, तो इसको आप याद रखेंगे, बांग्लादेश को। वित्त वर्ष 2024-25 में इरेडा IREDA द्वारा ऋण वितरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखिए ये एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितनी परसेंट वृद्धि हो चुकी है इरेडा द्वारा। तो इसका आंसर है 20%। 20% की ऋण वितरण में आपकी वृद्धि हो चुकी है इरेडा द्वारा। इरेडा क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा ऋण वितरण में 20% की वृद्धि हो चुकी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरलूप परियोजना के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स गठन तकनीक किस रेलवे इकाई में विकसित की जाएगी? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में यह आपकी विकसित की जाएगी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई में यह परियोजना विकसित की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शीघ्र ही महात्मा गांधी नई श्रृंखला में जारी होने वाली ₹100, ₹200 के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होंगे? देखिए अभी ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अब तक हमारे नोटों पे किस किस के साइन होते थे। तो अभी जो नोटों पे साइन होता था वो पुराना ही साइन एक चला हुआ आ रहा है, लेकिन अब होने वाले 100 के और 200 के नए नोट आएंगे। अभी 100 और 200 के जो नए नोटों की बात हो रही है जिस पर नए हस्ताक्षर होने वाले हैं, क्या ये हस्ताक्षर गवर्नर के होंगे? नहीं, गवर्नर के नहीं होंगे। किसके साइन होंगे? ये संजय मल्होत्रा के साइन होंगे। तो संजय मल्होत्रा के साइन होने के बाद 100 और 200 के नोट आने वाले हैं, नए नोट। क्या ये नए नोट पुराने नोटों से अलग होंगे लुक वाइज देखने में या किसी भी चीज के वे में? तो ये बाकी के नोट क्या होगा, न्यू नोट भी क्या होगा, सेम होगा एज ओल्ड वाला जो अभी भी चल रहा है ना, ऐसा ही होगा। लेकिन इसमें साइन किसके होने लग के आने लग जाएंगे अब? संजय मल्होत्रा के। बाकी का नोट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, पीसीएस ऐसे क्वेश्चन पूछता है रहता है। ब्यूटी एंड यू इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए ब्यूटी एंड यू इंडिया का एक सोच अभी उद्देश्य योजना है जिसका उद्देश्य आपसे पूछा है। तो भारतीय सौंदर्य ब्रांडों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में भेजना या बढ़ते स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, मेंटरशिप और उद्योग की जानकारी प्रदान करना। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि अभी भारत में देखा गया है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिमांड और ब्यूटी प्रोडक्ट का मार्केट बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से एक इस चीज की आवश्यकता महसूस हुई कि मेंटरशिप और उद्योग की जानकारी प्रदान की जाए। इसी वजह से उभरते स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, मेंटरशिप और उद्योग की जानकारी प्रदान की जाएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम भारत इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा के दौरान कितनी नई अनुसंधान एवं विकास योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर रह जाएगा 3, क्योंकि अभी है ना, आपने देखा होगा न्यूज़ों में बहुत चर्चा में रहा कि भारत इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कितनी नई अनुसंधान विकास योजना का शुभारंभ किया गया है? तो 3 योजना का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार द्वारा 19 मार्च 2025 को शुरू किए गए
सामाजिक सुरक्षा डेटा पुलिंग अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कौन सा कथन सही नहीं है। इस पहल के पहले चरण में 10 राज्यों को शामिल किया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार भी शामिल है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह अध्ययन श्रम और एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 3 कह रहा है, ILO की रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में नगद लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या 2 गुनी हुई है। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो। इस डेटाबेस विश्लेषण में 34 प्रमुख योजनाओं से जुड़े 200 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड्स के आधार के माध्यम से एकीकृत किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन ए ही आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूरीलिंक, अब बेटा ये न्यूरीलिंक क्या है? न्यूरीलिंक आपको पता होगा, एलन मस्क हैं अमेरिका में, उनका एक उद्देश्य है कि मैं AI माइंड में चिप, मनुष्य के माइंड में एक चिप लगा दूंगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगी। तो न्यूरीलिंक उनकी कंपनी है जो ये काम कर रही है कि AI चिप को मानव के मस्तिष्क में डाल देंगे, मानव के मस्तिष्क में डाल देंगे। तो ये कौन सी कंपनी है? वो न्यूरीलिंक की है। तो न्यूरीलिंक द्वारा विकसित ब्लाइंड साइड डिवाइस तथा दृश्य प्रतिष्ठा में माइक्रो इलेक्ट्रोड एरे प्रत्यारोपित करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह डिवाइस केवल उन्हीं लोगों के लिए कार्य करती है जिनकी आंखें अक्षुण है, इंटैक्ट है, परंतु ऑप्टिक नर्व क्षतिग्रस्त है। अमेरिका का में FDA ने ब्लाइंड साइट को ब्रेक थ्रू डिवाइस का दर्जा दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन इसका फर्स्ट ठीक है, ऑप्शन 3 भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन 2 देखिए, यह डिवाइस केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जिनकी आंखें अक्षुण हो। ये उन लोगों के लिए भी है जिनकी आंखें अक्षुण हैं, इंटैक्ट हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जिनकी नर्व क्षतिग्रस्त है। ये किसी भी प्रकार का अंधा व्यक्ति है उसमें ये डिवाइस लगाई जा सकती है, जिसके बाद इनका दावा है कि वह पूर्ण रूप से देख पाएगा, ब्लाइंड इंसान भी पूर्ण रूप से देख पाएगा, ऐसा इनका दावा है। न्यूरोलिंक ने ये तकनीक डेवलप कर ली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट। ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 मार्च 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित VLSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका परीक्षण ओडिशा के तट पर चांदपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से किया गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो आपको पता होगा कि ये VLSRM बिल्कुल सही है आंसर, क्योंकि इसको DRDO ने ही विकसित किया है भारतीय सेना के साथ मिलकर। तो ये सफल परीक्षण कर लिया गया है इसका। ये ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका सेकंड स्टेटमेंट, इसका उड़ीसा के तट पर चांदपुर स्थित किया गया है, ये आप याद रखिएगा, इसका परीक्षण उड़ीसा के तट पर चांदपुर स्थित किया गया है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, उड़ीसा में ही इसका आयोजन किया गया है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा हमारा पहला पार्ट इस करंट अफेयर बुक का। अब इस पहले पार्ट में हमको पता होना चाहिए कि हमने जो भी चीजें करी है ना, उसमें सारे पॉइंट, जस्ट चाहे वो कोई सा भी पॉइंट आया हो, उन सभी क्वेश्चंस को हमने क्या किया है, उन सभी क्वेश्चन को एक बार में सारे कंसिडर कर लिया गया है। उस विगत PCS के जिस स्टाइल में उसने क्वेश्चन पूछा है, अभी हाल ही में जो पैटर्न भी बदला है, उस सारे पैटर्न को हमने क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है। तो आपकी कोई भी जानकारी क्या है, कोई भी जानकारी कमी नहीं रह जाएगी। उसके साथ स्टैटिक क्वेश्चन को भी हम कवर कर लेंगे। ये रहा हमारा पार्ट 1। हम पूरे पार्ट 20 लाएंगे इस पार्ट श्रृंखला में, और पार्ट 20 में हम आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आपकी कोई भी आपकी मैगजीन आती हो मार्केट में, वो भी कवर हो जाएगी, और आपकी गवर्नमेंट पोर्टल साइट्स के साथ जो अपडेट डाटा हुआ, क्योंकि अपडेट डाटा होने के बाद आयोग पूछता है, उन अपडेट डाटा को इस साइट्स में डाल दिया गया है। कहीं भी कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। इसके आप नोट्स बना लीजिए। आपको इसके डिटेल आपके नोट्स चाहिए तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं, चैनल पर जाके नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके आधार पर आपसे संपर्क कर लिया जाएगा और आपको फ्री में करंट अफेयर की भी PDF फाइलें दे दी जाएंगी। चलिए नमस्कार दोस्तों, और आपको शुभ रात। आपको जो भी रहा हो, आप कोई डाउट पूछ सकते हैं, सवाल में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी भी रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यह रहा हमारा पहला पार्ट। इसी श्रृंखला में अन्य पार्ट आते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपको कैसा लगा।